वेलकम टू आर डी मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीसी क्या होता है, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट क्या होता है, क्यों करवाते हैं और इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर हम सीबीसी टेस्ट करवाना पड़ता है हमें, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। पूरा कंप्लीट आपको मैं सीबीसी के बारे में बताऊँगा और ये कौन कौन सी मशीनों में किया जाता है और कौन सी मेथड से किया जाता है, कंप्लीट आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो के अंदर सीबीसी टेस्ट के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि सीबीसी टेस्ट क्या होता है और हर डॉक्टर सीबीसी टेस्ट के लिए क्यों एडवाइज करते हैं कि आप सबसे पहले सीबीसी टेस्ट करवा के आइए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। CBC a complete blood count is an important and readily available investigation that focus on RBC, WBC, platelet and their various parameters। CBC एक कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। इसके अंदर इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है कि रेडली अवेलेबल इन्वेस्टिगेशन, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है आपको आसानी से हर जगह पे अवेलेबल हो जाती है करवाने के लिए। आप किसी छोटी लैब में जाओगे, किसी बड़ी लैब में आपको हर हॉस्पिटल में आपको ये मिल जाएगा। सीबीसी टेस्ट आसानी से अवेलेबल होता है, आप कहीं पे भी जाके करवा सकते हैं, आप किसी भी लैब में जाकर करवा सकते हैं। इसके अंदर मेन जो फोकस होता है वो किस चीज़ पे होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और कुछ और पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन होता है, डीएलसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, पीसीवी, एमसीवी, ये बाकी सब कुछ आपको आगे मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम फोकस करते हैं। इट हेल्प टू सर्व एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर मैनी डिसऑर्डर फॉलोअप टूल्स। ये कि एक ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसकी द्वारा हम ये बीमारियों के बारे में पता लगा सकते हैं। किसी बॉडी के अंदर अगर कोई डिसऑर्डर हो रखा है उसका पता लगा सकते हैं, या कोई ट्रीटमेंट चल रहा है उसके फॉलोअप के बारे में हम इसकी जानकारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो होता है सीबीसी। और एक टेस्ट होता है हीमोग्राम। हीमोग्राम और सीबीसी में क्या फ़र्क होता है, तो दोनों के अंदर सेम टेस्ट आते हैं, सब कुछ सेम होता है, बस फ़र्क यहाँ पे होता है जो हीमोग्राम टेस्ट होता है उसके अंदर एक ESR टेस्ट आता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, ये टेस्ट इसके अंदर इंक्लूड रहता है, तो उसे हम हीमोग्राम कहते हैं। और विदाउट ESR के हम करवाएंगे उसे हम सीबीसी काउंट कहते हैं। कुछ कंप्लीट हीमोग्राम भी बोलते हैं। तो कंप्लीट हीमोग्राम में बोलेंगे तो आपको वही ESR करना पड़ेगा, और सिंगल सीबीसी बोलते हैं उसको हम विदाउट ESR के करते हैं। तो ESR क्या होता है, कौन से मेथड होते हैं, ऐसे कौन सी कंडीशन में ESR बढ़ता है, उसकी वीडियो में पहले से बना रखे हैं। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हो। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो बना रखी है मैंने, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए अगर आपने ESR के बारे में जानना चाहते हैं तो। सीबीसी कंपोनेंट, यानी कि सीबीसी के अंदर हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। देखो, डब्ल्यूबीसी आता है सीबीसी के अंदर, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम और इसका दूसरा नाम होता है हेमेटोक्रिट, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यू, प्लेटलेट काउंट्स एंड एमपीवी एंड डिफरेंशियल काउंट के अंदर हम न्यूट्रोफिल, लेम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, इस्नोफिल, इम्यूचर ग्रेनुलोसाइट्स, ये सभी टेस्ट हम इसके अंदर करते हैं। बाकी कुछ लैब्स और भी होती हैं जो ESR भी इंक्लूड कर देती है सीबीसी के अंदर ही, बट ESR नहीं आता है। कुछ लैब ऐसी होती है जो PSBC इसी के अंदर इंक्लूड कर देती हैं, पेरिफेरी स्मेयर। तो वो हर हॉस्पिटल का, हर लेबोरेटरी का अपना अपना सिस्टम होता है, बट सीबीसी के अंदर सिर्फ ये टेस्ट आते हैं। और इसके अलावा कोई कुछ भी ऐड कर सकता है, वो उनकी डिपेंड होता है उनके ऊपर, भाई अपने क्या पैकेज दे रहे हैं, कितने का सीबीसी कर रहे हैं। सीबीसी टेस्ट ये आप 200 रुपये से लेकर 450 रुपये तक का टेस्ट होता है सीबीसी का। ठीक है, अगर कोई आपसे 500 रुपये ले रहा है और वहीं पे वो एक दो पैरामीटर इसके अंदर और ऐड कर देता है तो वो कोई अलग चीज़ नहीं होती है। लेकिन मेन चीज़ें ये होती हैं, इन्हीं में फोकस करते हैं, इन्हीं के अंदर सब कुछ आ जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ सीबीसी, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती है जहाँ पे हमें सीबीसी टेस्ट करवाना पड़ता है। देखो, फाइंड द कॉज ऑफ सिम्टम्स सच एज फैटिक्स, शरीर के अंदर ऐसी भूख कम लगती है, इस टाइप की कंडीशंस आने लगती है अक्सर हमें, तो डॉक्टर सबसे पहले ये एडवाइज करते हैं आप सीबीसी टेस्ट करवा लीजिए। वीकनेस लग रही है, फीवर आ रहा है, ब्रेसिंग यानी कोई चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, वेट लॉस, बॉडी का वेट लॉस होने लग रहा है काफ़ी कंटिन्यू,
डायग्नोस ऑफ एनीमिया, अगर हमें एनीमिया का पता लगाना है। डायग्नोस ऑफ पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया का पता लगाना है। फाइंड एन इन्फेक्शन, कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन मिलता हो। डायग्नोस ऑफ ब्लड डिजीज़ एंड लुकेमिया, कोई भी ब्लड डिजीज़ का पता लगाना है, या कैंसर है जैसे कैंसर होती है। रिस्पॉन्स टू ड्रग्स और रेडिएशन ट्रीटमेंट, अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है पहले से ही, उसको रेडिएशन थेरेपी चल रही है, कोई ड्रग्स खा रहा है किसी तरह की, तो वो रिस्पॉन्स देखने के लिए हमें सीबीसी काउंट करना पड़ता है। स्क्रीनिंग बिफोर सर्जरी, ये एक प्राइमरी टेस्ट होता है। अगर आपको कोई भी ऑपरेशन होता है, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं किसी भी तरह का, तो सबसे पहले सीबीसी काउंट कराते हैं। तो ये सर्जरी से पहले भी इसको काउंट, इस सीबीसी टेस्ट को करवाया जाता है। एबनॉर्मल काउंट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स, अगर हमें कोई भी ब्लड एबनॉर्मल ब्लड सेल्स का पता लगाना होता है कि बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ तो नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमें ही नॉर्मल सीबीसी टेस्ट करवाना पड़ता है। प्रिंसिपल क्या होता है? द काउंटिंग ऑफ द सेल्यूलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट इज बेस्ड द क्लासिक मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक एम्पिडेंस। ये जो सभी टेस्ट करते हैं हम लोग, ब्लड एलिमेंट्स होते हैं ये, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी इलेक्ट्रिक एम्पिडेंस मेथड के बेस पे काम प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रिक एम्पिडेंस से, उसके बेस पे हम इनको काउंट करते हैं फुल्ली ऑटोमेटेड एनालाइजर के अंदर। स्पेसिमेन हमें क्या ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे देखिए, स्पेसिमेन कलेक्ट एन ऑप्टिमम वॉल्यूम 3 ml, कम से कम 3 ml ब्लड हम इसके अंदर ट्यूब के अंदर लेना होता है। एक वैक्यूम टेनर होता है, उसको मैं आगे दिखाऊंगा आपको। उस वैक्यूम टेनर के अंदर आपको कम से कम 3 ml ब्लड लेना होता है, क्योंकि अगर आप कम लोगे तो भी सही नहीं आएगी वैल्यू, अगर ज़्यादा ले लोगे तो भी सही नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर एक एंटी कोगुलेंट डला होता है और उस एंटी कोगुलेंट के हिसाब से ही हमें उसके अंदर ब्लड लेनी होती है। तो उस ट्यूब के ऊपर लिखा होता है 3 ml, 4 ml इस तरह से, तो आपको उसी का अकॉर्डिंग ब्लड लेना होता है। वेनस ब्लड इज इन 1 लेवेंडर टॉप एडीटीए वैक्यूम टेनर, एक वेनस माने जो वेन से हम ब्लड लेते हैं, एक लेवेंडर टॉप होती है, एडीटीए ट्यूब होती है, उसका नाम लेवेंडर टॉप है, और ये वैक्यूम टेनर होता है। इसके अंदर हम सैंपल को लेते हैं, इसके अंदर एक एंटी कोगुलेंट डला होता है, उसका नाम होता है एडीटी एंटी कोगुलेंट, और उसके अंदर जो 3 से 4 ml जो क्वांटिटी लिखी होती है उतना ही ब्लड लेना चाहिए। अगर आप 1 ml ले रहे हैं, 1.5 ml ले रहे हैं, तो उसमें आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी, कम भी आ सकती है, कोई भी पैरामीटर, हीमोग्लोबिन कम आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, डब्ल्यूबीसी सही नहीं आएगी, प्लेटलेट काउंट सही नहीं आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका ब्लड ज़्यादा कम ले रहे हैं, जैसे कई बार क्या होता है किसी पेशेंट का ब्लड नहीं आता है और 1 ml आ गया, हाफ ml आ गया, तो सोचते चलो भेज दो लैब के अंदर चल जाएगा, नहीं। अगर ऐसा होता है तो कोई पेशेंट पहले ही बता दे मेरा ब्लड जल्दी नहीं निकलता है, तो छोटा वैक्यूम टेनर आते हैं उसमें ले सकते हैं। तो उस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट होती है वैल्यू इसकी, सैंपल की क्वांटिटी। तो सैंपल को लेने के बाद हमें 6 से 7 टाइम या जो भी ऑर्डर आप फॉलो कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको मिक्स करना चाहिए एंटीकोगुलेंट के साथ में। मिनिमम वॉल्यूम रिक्वायर्ड 1 ml, कम से कम आप एक ml अगर आप वॉल्यूम ब्लड ले रहे हैं तो उसके लिए अलग से ट्यूबें होती हैं, एक छोटा वैक्यूम टेनर आता है, उसके अंदर आप उसको ब्लड को ले सकते हैं। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन कंसिस्ट 2 कंपोनेंट, हीमोग्लोबिन जो होता है 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक हीमो होता है, एक ग्लोबिन होता है। हिम के अंदर आयरन और प्रोटोपोरफायरिन पार्ट होते हैं और ग्लोबिन के अंदर अमीनो एसिड की चेन्स होती हैं। हीमोग्लोबिन का जो मेन फंक्शन होता है, हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे लंग से ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे पहुंचाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके बॉडी से रिमूव करता है उसको। इट गिव रेड कलर टू ब्लड, ये ब्लड को रेड कलर देता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन स्टोर्म ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी का स्टोर्म पार्ट होता है उसके अंदर हमें हीमोग्लोबिन मिलता है। ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, प्रत्येक ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, जो प्रत्येक ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है प्रत्येक ग्राम। ईच आरबीसी कंटेन 27 टू 32 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन, एक आरबीसी जो होती है वो 27 से 32 पिकोग्राम हीमोग्लोबिन रखती है। यानी कि अगर हमारी बॉडी में आरबीसी कम हो जाएंगी तो हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा हीमोग्लोबिन भी अगर मेंटेन होगा तो वहाँ पे आपको आरबीसी भी सही मिलेगी, नॉर्मल उसमें मिलेंगी रेंज में। टोटल मोलिकुलर वेट जो होता है हीमोग्लोबिन का वो 68,000 डाल्टन होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी हीमोग्लोबिन के बारे में, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए।
हीमोग्लोबिन की मेथड, देखिए हीमोग्लोबिन के 3 मेथड हैं यहाँ पे। मैनुअल मेथड जो करते हैं हम लोग सालिज मेथड, साइन मैथ, हीमोग्लोबिन मेथड। सालिज मेथड को एसिडिमेटेड मेथड बोलते हैं, और दूसरा जो होता है हमारा ऑटोमेटेड होता है, यानी फुल्ली ऑटोमेटेड, उसमें सेप्ट्रोफोटोमेट्री या फोटोमेट्रिक के नाम से काउंटिंग मेथड होता है, काउंटिंग करते हैं ये उसको, हीमोग्लोबिन को। तो ये 3 मेथड होते हैं। तो जो छोटे मेथड जो होते हैं सालिज है, जैसे साइन मैथ, हीमोग्लोबिन, मैनुअल जो छोटी लैबें होती हैं उनके अंदर मैनुअली किया जाता है, या फिर जो फुली ऑटोमेटेड मशीनें होती है, कई बार कोई हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम आए तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए भी इनको यूज़ कर लेते हैं हम लोग। बट ज़्यादातर और या कॉलेज वगैरह में जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है वहाँ पे इन मेथड्स को यूज़ किया जाता है। बाकी जब फुल्ली ऑटोमेटेड मशीनें होती हैं उनके अंदर तो सेप्टोफोटोमेट्रिक मेथड से यूज होता है। और जो उसकी ओडी लेती है, जो मशीन के अंदर ओडी लगा रहता है, वो 540 से 555 नैनोमीटर होता है, वहाँ पर एक ग्रीन फिल्टर होता है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज होती है बच्चों के अंदर ज़्यादा होती है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके अंदर 21 तक हीमोग्लोबिन हो जाता है। जो एडल्ट मेल है वो अंदर 12 से लेकर 18 ग्राम पर डेल होता है, और जो फीमेल होती है 11.5 से लेकर 16.5 ग्राम पर डेल इन फीमेल के अंदर होता है। छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है। आरबीसी काउंट्स, और एक चीज़ और है यहाँ पे, कुछ ऐसी कंडीशंस भी होते हैं जहाँ पे हीमोग्लोबिन ज़्यादा आ जाता है, जैसे कि कुछ ऐसे वेरिएशंस होते हैं। अगर आप मॉर्निंग टाइम में हीमोग्लोबिन करवाते हैं और इवनिंग टाइम में करवाते हैं, उसमें 2 से 3% का वेरिएशन आ जाता है। या आप किसी भी एल्टीट्यूड वाली जगह पे चले जाते हैं, जैसे कि पहाड़ वगैरह एरिया में चले जाते हैं, हिल स्टेशन वगैरह आप चले जाते हैं, ऊंचाई वाली जगह पे जाओगे आप कहीं पे भी, तो वहाँ पे भी आपका हीमोग्लोबिन अक्सर ही बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर कुछ ऐसा वो होता है कि भाई बॉडी, आप ऊंचाई में जाओगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन आपको कम मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा होता है बॉडी के अंदर। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो अक्सर बढ़ के आता है। तो वो एरर्स होती है, ये नहीं होता कि अच्छी कंडीशंस होती है, बट वो एरर्स होती है, अब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा चैन स्मोकर्स होते हैं, मतलब 10 से 15 सिगरेट पूरे दिन में पीते हैं, तो उनकी बॉडी में कम से कम 10% का वेरिएशन आ जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और वो हमारे हीमोग्लोबिन पे चिपक जाती है, और उसी की वजह से वेरिएशंस आते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर। तो जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ज़्यादा सिगरेट पीते हैं मोस्टली, तो उनका हीमोग्लोबिन आप देखना अक्सर मोस्टली 18, 19 या 20% आपको आपको मिलेगा ही मिलेगा ग्राम पर डेल में। आरबीसी काउंट्स क्या होती है, देखो नॉर्मल रेड सेल्स नॉर्मोसाइटिक्स होते हैं। नॉर्मो का मतलब होता है, नॉर्मल साइट का मतलब होता है सेल, यानी कि नॉर्मल सेल्स, ये होती है आरबीसी में। शेप इसकी क्या होती है, बाइकॉनकेव डिस्क होती है। इट इज़ थिकर एट द एडेज एंड थिनर एट द सेंटर। जो आपको शेप दिखाई दे रही है, ये साइड से देखिए इसकी जो शेप है वो मोटी होती है, जो सेंटर का एरिया होता है वो पिचका हुआ होता है। साइज नॉर्मल साइज आरबीसी का 7 से 8 माइक्रोन होता है, कुछ बुक्स में आपको 6 से 8 माइक्रोन मिल जाएगा, दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं। जो लाइफ टाइम होता है आरबीसी का 120 दिन होता है, 120 दिन में आरबीसी डेथ हो जाती है, वो मर जाती है आरबीसी। आरबीसी के 2 मेथड होते हैं यहाँ पे, बाई पिपेटिंग या मैनुअल मेथड करते हैं, दूसरा सेमी ऑटोमेटेड फुल्ली ऑटोमेटेड एनालाइजर होता है उनके अंदर वो करते हैं। नॉर्मल रेंज जो होती है वो 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक होती है मेल्स के अंदर, और जो फीमेल होती है उनके 3.8 से 4.8 मिलियन पर क्यूबिक होती है। और नॉर्मल रेंज में कुछ परसेंट का वेरिएशन भी आ जाती है, हर कंपनी के रीजन्स अलग होती हैं, हर मशीन अलग होती हैं। तो कुछ लैब्स के अंदर या कुछ मशीन्स के अंदर तो नॉर्मल रेंज मिलेंगे आपको, जिससे मैंने यहाँ पे 3.8 4 से लेके 4.8 बताया है। तो यहाँ पे कुछ लैब्स ऐसे होते हैं जहाँ पे 4.0 से लेके 5.0 भी आपको नॉर्मल रेंज मिल जाएंगी। तो वो ज़्यादा कैरी नहीं करती हैं, मतलब मेन ये होता है आसपास में होती है, ज़्यादा परसेंटेज में ज़्यादा डिफरेंस उनमें, मतलब ये कहने के नॉर्मल रेंज में ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं आता आपको। क्लिनिकल कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पे हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, तो हीमो कंसंट्रेशन, बर्न, कोलेरा इत्यादि। हीमो कंसंट्रेशन है कि अगर किसी व्यक्ति को जो बर्न केस होते हैं, आग वगैरह लग जाती है, बॉडी झुलस जाती है, तो उस कंडीशंस में भी, और कोलेरा जिसको हाई सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है, उस कंडीशंस में हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो प्लाज्मा वॉल्यूम होती है वो कम हो जाती है, पानी की मात्रा कम हो जाती है, और सेल्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो आरबीसी काउंट होती है वो बढ़ जाती है। पॉलीसाइथेमिया वेरा एक डिजीज होती है जिसमें हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 19 ग्राम पर डेल, 20 ग्राम पर डेल ऐसे होता है, तो वो भी एक डिजीज होती है, उसके अंदर भी आपके आरबीसी हाई मिलेगी और हीमोग्लोबिन भी हाई मिलेगा।
स्मोकिंग का मैंने आपको अभी बताया था, हीमोग्लोबिन है, आरबीसी, ये स्मोकिंग के पेशेंट्स में अक्सर बढ़ के आती हैं। तो ये कंडीशन आरबीसी में आप अगर हाई एरिया पे चढ़ेंगे, जब पहाड़ी एरिया में जाओगे वहाँ पे भी आपकी आरबीसी काउंट बढ़ जाती है। आरबीसी डिक्रीज कब होती है? एनीमिया में, यानी कि खून की कमी होती है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में, प्रेगनेंसी टाइम पे, लुकेमिया टाइम पर, किडनी डिजीज़ में। किडनी डिजीज़ में क्यों होती है कि किडनी के अंदर जो हार्मोन होता है, एक रेनिन हार्मोन होता है, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो बनता है वो किडनी के अंदर ही बनता है, और जब किडनी ख़राब हो जाती है तो हार्मोन बनना कम हो जाता है। तो आप लोगों ने कभी अक्सर देखा होगा जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं, जिनके डायलिसिस होते हैं, उनको एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन्स लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे आरबीसी का, उसी हिसाब से फिर वो आरबीसी बनेगी, उसी हिसाब से हीमोग्लोबिन बनेगा बॉडी के अंदर। तो ये किडनी फेलियर जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको किडनी प्रॉब्लम्स होती है, डिजीज़ होती है, उनको उनमें ये हीमोग्लोबिन आरबीसी से दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं। आरबीसी इंडेक्सेस, आरबीसी इंडेक्सेस कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें कैलकुलेट करते हैं ऑटोमेटिक आरबीसी से, हीमोग्लोबिन, पीसीबी से। तो उनके अंदर आते हैं हमारे एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी। एमसीबी जो होता है शो द साइज ऑफ आरबीसी, एमसीबी जो होता है वो उससे हमें आरबीसी के साइज का पता चलता है। और एमसीएच होता है जो मास ऑफ हीमोग्लोबिन पर आरबीसी, एक आरबीसी के अंदर कितना वेट होता है, कितना हीमोग्लोबिन होता है, उसका कितना वजन होता है, उसके बारे में हमें पता चलता है। और एमसीएचसी का कंसनट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, प्रत्येक आरबीसी के अंदर कितने हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन है, ठीक है, कितना हीमोग्लोबिन उसके अंदर है, उसके बारे में हमें पता चलता है। एमसीएच के बारे में हमें मास ऑफ हीमोग्लोबिन पर आरबीसी, प्रत्येक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का कितना वजन होता है उसके बारे में हमें पता चलता है। एमसीवी जो होता है मीन सेल वॉल्यूम होता है, इसकी नॉर्मल रेंज 80 से FL होती है, फेमटोलीटर होती है। और जो रिड्यूज होता है, अगर एमसीवी कम हो जाएगा तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, और इंक्रीज हो जाता है तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है इसमें। एमसीएच, इसकी वीडियो मैंने वैसे अलग से भी बना रखी है, एनीमिया के बारे में भी बना रखी है मैंने, और एमसीएचसी और कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो शॉर्टकट फॉर्मूले होते हैं, कैलकुलेशंस होती है, उसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सर्च मार लीजिएगा, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। और आप गाइज अगर आप PDF वगैरह चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, RD मेडिकल साइंस के नाम से ही है टेलीग्राम, तो वहाँ पे आपको ये वाली PDF भी मिल जाती है, और कुछ PDF होते हैं वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और हर तरह की जैसे गवर्नमेंट जॉब आती हैं, कोई किसी का एडमिट कार्ड आता है, कोई प्राइवेट जॉब निकलती है किसी भी कंपनी में, वो सब मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड करता रहता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। एमसीएच एवरेज वेट ऑफ हीमोग्लोबिन पर आरबीसी, ठीक है, प्रत्येक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का कितना वजन होता है उसके बारे में हमें पता चलता है। नॉर्मल इसकी 27 से 32 पिकोग्राम होती है। रिड्यूज हाइपोक्रोमिक एनीमिया में, इंक्रीज होगी तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया। एमसीएचसी नॉर्मल रेंज 32 से 36% होती है, लो है तो हाइपोक्रोमिक, हाई है तो मैक्रोसाइटिक। RDW क्या होता है? रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, या रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ भी बोलते हैं इसको। नॉर्मल रेंज 11.5 से 14.5% इन बोथ मेल एंड फीमेल के अंदर होती है ये। इट इज ए मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ आरबीसी पॉपुलेशन, जो आरबीसी की पॉपुलेशन होती हैं उसके वेरिएशन के बारे में हमें इसके बारे में पता चलता है। और आरबीसी का अलग अलग मॉर्फोलॉजी होती हैं, उन सब की वीडियो मैंने बना रखी है, वो भी आपको मिल जाएंगे आरबीसी मॉर्फोलॉजी के नाम से, उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इन पर्निशियस एनीमिया द अमाउंट ऑफ वेरिएशन एनिसोसाइटोसिस इन आरबीसी साइज कोज एंड इंक्रीज इन द RDW। पर्निशियस एनीमिया होता है उसके अंदर वेरिएशन आता है, एनिसोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, साइज के अंदर वेरिएशन होता है, उस टाइम पे RDW बढ़ जाती है। हेमेटोक्रिट PCB, HCT इसका शॉर्टकट नाम होता है, मेजर द परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल इन गिवन वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड। जो होल ब्लड होता है उसके अंदर जो आरबीसी काउंट करते हैं उनको मिलियन में काउंट करते हैं, पर यहाँ पे हमें एक परसेंटेज में आरबीसी काउंट करना, परसेंटेज में, तो उसके लिए हमें ये मेजर करते हैं, PCB टेस्ट यूज करते हैं। इसके 2-3 मेथड होते हैं, विंड्रो मेथड से और माइक्रो हेमेटोक्रिटिक मेथड, ये मैनुअल मेथड होते हैं इसके, और सेमी फुली ऑटोमेटेड एनालाइजर जो होता है उसके अंदर ये काउंट करते हैं।
नॉर्मल एज इसकी अडल्ट के अंदर 42 से 52% होती है, वुमेन के अंदर 37 से 47%, न्यू बोर्न के अंदर 44 से 65% और चिल्ड्रन के अंदर 35 से 35% होती है। हेमेटोक्रिट लो कब आती है? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, अगर हमें जो डाइट है उसके अंदर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे हैं उसकी डेफिशिएंसी में, क्रोनिक डिजीज़ में, लीवर डिजीज़, कैंसर। हीमोग्लोबिन पैथी जो होती है एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी एबनॉर्मल शेप्स होती हैं। हीमोग्लोबिन अलग अलग तरह का होता है, हीमोग्लोबिन एफ होता है, हीमोग्लोबिन डी होता है, हीमोग्लोबिन ई होता है, तो ये अलग अलग वेरिएशंस होती है हीमोग्लोबिन की। तो वो जो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं उसके अंदर हमें पता चलता है कौन सी टाइप का हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, कौन सा घटा हुआ है। तो जिन लोगों को ये बीमारी होती है उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेस्ट करवाना होता है। हाई डिहाइड्रेशन, पॉलीसाइथेमिया और एर्थ्रोसाइटोसिस के अंदर ये बढ़ जाती है। वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC होते हैं, काउंट ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स पर वॉल्यूम ऑफ ब्लड। पर वॉल्यूम ऑफ ब्लड के अंदर हमें WBC काउंट्स का पता लगाना होता है कि हमारे शरीर में WBC टोटल WBC कितने हैं। ठीक है, तो ल्यूकोबिन होता है वाइट और साइट का मतलब होता है सेल्स यानी कि वाइट सेल्स। इनको श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं और जो RBC होते हैं उनको लाल रक्त कणिकाएं बोला जाता है। और जो प्लेटलेट होते हैं उनको रक्त विमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे। ल्यूकोसाइट इज आल्सो कॉल्ड WBC, ल्यूकोसाइट को ही हम WBC बोलते हैं। इट इज़ 2 टाइप, ये 2 टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट क्या होते हैं? जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो? न्यूट्रोफिल है, इस्नोफिल है, बेसोफिल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं। और एग्रेनुलोसाइट जो होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, जैसे मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है। ये आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, इस तरह की इन सभी की शेप होती है। मेथड इसके बाई मैनुअल मेथड हम स्लाइड से देखते हैं, न्यू बार चैम्बर से काउंट करते हैं। ठीक है, ये हमारे मैनुअल मेथड होते हैं। और जो ऑटोमेटेड मेथड होते हैं हमारे वो इलेक्ट्रिक इम्पीडेंस की मेथड से करते हैं। WBC जो होती है, प्लेटलेट होती है, RBC होती है, इलेक्ट्रिक इम्पीडेंस के मेथड से मशीन के अंदर करते हैं। नॉर्मल रेंज क्या होती है? मेल और फीमेल के अंदर 4000 से 10,000 पर क्यूबिक mm होती है। कुछ लेबोरेटरी के अंदर ये 4000 से 11,000 भी हो जाती है, 10.5 भी हो जाती है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको मिल जाएगा अलग अलग मशीन वाइज, अलग अलग लेबोरेटरी वाइज, पर ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। तो नॉर्मली 4000 से 10,000 पर क्यूबिक mm होती है। एट बर्थ के टाइम पे 10,000 से लेकर 25,000 पर क्यूबिक mm हो जाती हैं। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर WBC ज़्यादा होती है, क्योंकि WBC जो होती है हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ा के रखती है। ठीक है, तो उस टाइम छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर ज़्यादा WBC होती है, तो उनको जल्दी से बीमार नहीं पड़ने देती है। तो 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर 6,000 से 18,000 पर क्यूबिक mm होती है। 4 साल से लेकर 7 साल के बच्चे होते हैं उनमें 6,000 से 15,000 पर क्यूबिक mm होती है। 8 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें 4.5 से लेकर 13,500 पर क्यूबिक mm होती है WBC की नॉर्मल रेंज। इंक्रीज इन टोटल WBC काउंट इज ल्यूकोसाइटोसिस। अगर WBC बढ़ जाते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और डिक्रीज इन टोटल WBC काउंट, अगर टोटल WBC काउंट कम हो जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग ल्यूकोपीनिया या ल्यूकोसाइटोपीनिया। ये मेडिकल टर्म्स होती हैं, कई बार PS वगैरह हम लोग मेंशन करते हैं, उसके अंदर आपको लिखा मिल जाएगा ल्यूकोसाइटोसिस विद न्यूट्रोफिलिया, ल्यूकोपीनिया विद न्यूट्रोपीनिया, तो ये ऐसे लिख के मिलते हैं। इंक्रीज कब होती है WBC? एट बर्थ के टाइम पे, प्रेगनेंसी में, मस्कुलर एक्सरसाइज में, हाई टेम्परेचर, सीवियर पेन, आफ्टर प्रोटीन मील, स्पेशली इफ प्रीफर्ड बाय फास्टिंग। कोई बच्चा प्रोटीन जिम करते हैं और वहाँ पे प्रोटीन लेते हैं, मोस्टली फास्टिंग टाइम में प्रोटीन लेते हैं, उस टाइम पे WBC बढ़ जाती है। बॉडी के अंदर कोई सीवियर पेन होता है, कोई मस्कुलर पेन होता है, टेम्परेचर हाई, मतलब आप कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है बहुत ज़्यादा। आप पहले आप जहाँ पे रहते थे वहाँ पे आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता था, उसकी वजह से बीमार पड़ जाते हैं लोग और उसकी वजह से आपका WBC बढ़ जाती है। डिक्रीज कब होती है? इन इन्फेक्शन, कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल, वायरल, किसी तरह का, उसमें TLC कम हो जाती है हमारी। टाइफाइड में, ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मलेरिया, एनीमिया, बोन मैरो डिप्रेशन, ड्रग्स, रेडिएशन, ल्यूकेमिया इत्यादि, ये सब ऐसी बीमारी जिनके अंदर WBC कम हो जाती है। ठीक है,
डीएलसी डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है, वहाँ पे हम टोटल काउंट करते हैं। यहाँ पे हम अलग अलग पता करते हैं हमारे न्यूट्रोफिल कितने हैं, लिम्फोसाइट कितने हैं, अलग अलग उनकी परसेंटेज। तो न्यूट्रोफिल जो होता है 40 से 75% होता है, लिम्फोसाइट 20 से 50% होता है, मोनोसाइट 3 से 10% होता है, इसिनोफिल 1 to 6% और बेसोफिल 0 से 1% होते हैं। 2500 लेके 7500 पर क्यूबिक mm होते हैं। लिम्फोसाइट एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट की वैल्यू इनके सामने लिखी हुई है, 1500 से 300, 1500 से लेके 3500 पर क्यूबिक mm होती है। मोनोसाइट 200 से लेके 800 पर क्यूबिक mm होती है। इसिनोफिल 40 से लेके 440 पर क्यूबिक mm होती है। बेसोफिल 15 से लेकर 100 पर क्यूबिक mm होती हैं। तो ये इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू है और परसेंटेज वैल्यू ये होती है। इनकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। कैलकुलेशन फॉर्मूले हैं वो सभी के अंदर, आपको एब्सोल्यूट कहाँ से निकालते हैं, ग्रेनुलोसाइट का कैलकुलेशन क्या होती है, बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं उनके अंदर, आप वो भी वहाँ से देख सकते हैं। डीएलसी में हम ये पता करेंगे न्यूट्रोफिल अधिक हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो अधिक अगर न्यूट्रोफिल इंक्रीज हो जाते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। और 70% ऑफ ऑल वाइट ब्लड सेल्स मेनली रिस्पॉन्ड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यही न्यूट्रोफिल रिस्पॉन्स करता है और यही अक्सर बढ़ता है ज़्यादातर। न्यूट्रोपिन कब हो जाता है इन्फेक्शन, बैक्टीरियल में, टाइफाइड में, वायरल में, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, डेंगू में। आफ्टर कीमोथेरेपी में कम हो जाते हैं न्यूट्रोफिल। ऑटो इम्यून डिजीज, ड्रग्स, रेडिएशन, इस तरह की बीमारी जो होती है उनके अंदर भी कम हो जाता है न्यूट्रोफिल। लिम्फोसाइटोसिस कब बढ़ते हैं, एक्यूट इन्फेक्शन में, वूपिंग कफ, मम्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, सिफिलिस, टीबी, वायरल हेपेटाइटिस, टाइफाइड, इन कंडीशन में लिम्फोसाइटोसिस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्यूट इन्फेक्शन है, वूपिंग कफ होती है, खांसी होती है, मम्स जो होते हैं हमारे जो गर्दन होती है यहाँ पे निकल आते हैं, मम्स हैं, मीजल्स होते हैं, तो ये खसरा होता है मीजल्स। और इन्फ्लुएंजा है, कोई भी इन्फ्लुएंजा किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन। और सिफिलिस है कि सेक्सुअल डिजीज बीमारी होती है, इसके बारे में मैंने बना रखे 2 वीडियो, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स आया पब्लिक का उसके ऊपर, क्योंकि लोगों को ये अक्सर ऐसी बीमारी होती है, सेक्सुअल डिजीज़ होती है। तो ये अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये भी वीडियो मिल जाएंगी। और ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, वायरल हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है यानी कि मोती जराह जो होता है उसके अंदर भी लिम्फोसाइटोसिस बढ़ जाते हैं। लिम्फोसाइटोपिन क्या होता है, एक्सेसिव रेडिएशन, अगर किसी को रेडिएशन वगैरह थेरेपी ले रहा हो, कोई प्लास्टिक एनीमिया या एड्स वगैरह के अंदर लिम्फोसाइट ही हमारे कम होते हैं। मोनोसाइटोसिस कालाजार में, टाइफाइड में, ट्यूबरक्लोसिस में, मलेरिया में, इन सब बीमारियों में मोनोसाइट बढ़ जाता है। इसिनोफिल हमारा सिर्फ एलर्जी कंडीशन बढ़ता है और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में, पेट में कीड़े होते हैं, एलर्जी कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई एलर्जी हुई है किसी मेडिसिन से, किसी से भी, धूल मिट्टी से किसी को डस्ट होती है, तो उस टाइम सबसे पहले उन्हें सीबीसी टेस्ट करवाना चाहिए। अगर उसके अंदर इसिनोफिल बढ़ के आते हैं तो उन्हें एब्सोल्यूट इसिनोफिल या आईजीई लेवल करवाना चाहिए या फिर अपना एलर्जी का टेस्ट करवाना चाहिए डॉक्टर की एडवाइस से। अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी इसिनोफिल बढ़ जाते हैं। बेसोफिल या क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, कैंसर में और लिम्फोमा के अंदर ये बेसोफिल्स हमारे बढ़ते हैं। प्लेटलेट क्या होता है, देखो प्लेटलेट देर आर स्मॉल एंड कलरलेस सेल होता है, छोटा सा सेल होता है। दे में ओवल, स्पेरिकल और कोमा शेप का ये होता है। इसका साइज जो होता है 1 से 5 माइक्रोन होता है। लाइफ टाइम इसका 7 से 14 दिन का होता है, 7 से 14 दिन में ये मर जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट इज टू स्टॉप ब्लीडिंग व्हेन ब्लड वेसल्स इज कट। जब ब्लड वेसल्स हमारे कट जाती हैं तो प्लेटलेट का मेन काम होता है वहाँ पे ब्लड वेसल्स में ये ब्लड को रोकने का काम करता है। एम क्या होता है हमारा प्लेटलेट काउंट को कराने का, टू फाइंड द डायग्नोस ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जो ब्लीडिंग हो रही है उसके डिसऑर्डर का पता लगाएंगे। प्लेटलेट आपका लो है, आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं तुरंत। या आपके प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, ठीक है, प्लेटलेट काउंट आपका नॉर्मल है और फिर भी ब्लीडिंग होती है तो आप और भी क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में वो टेस्ट करवाओगे, पीटी, एपीटीटी और भी फैक्टर होते हैं उनको टेस्ट करवाओगे, क्योंकि सबसे पहला ये स्क्रीनिंग टेस्ट तो कोगुलेशन का यही होता है।
टू नो वेदर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम थ्रोम्बोसाइटोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इससे हमें ये भी पता लगाना होता है अगर किसी का प्लेटलेट कम है तो उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, और जहाँ हाई होता है किसी को उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। तो पेशेंट का अगर थ्रोम्बोसाइटोसिस है या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है ये भी हम पता लगाते हैं। अक्सर जब किसी को डेंगू होता है तो हमें प्लेटलेट काउंट करवाते हैं। ठीक है, तो ये सीबीसी के अंदर ही आ जाता है। मेथड हमारे मैनुअल होता है, उसका ऑटोमेटेड होता है। मैनुअल में हम लोग जैसे डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं उसी तरह से इसमें फ्लूइड आता है इसका अलग से, वो फ्लूइड लेते हैं और उसको न्यूबार चैम्बर से हम काउंट करते हैं, और सेमी ऑटोमेटेड के अंदर ये मशीनें काउंट करती है इसको। नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है, कहीं पे 1.5 लाख से 5 लाख हो जाती है, इतनी होती है। बच्चों में मेल फीमेल सभी में सेम होती है, बच्चों में थोड़ा बहुत ज़्यादा फर्क मिल जाता है, किसी किसी में 5 तक बच्चों के अंदर लिखी मिल जाएगा आपको किसी रिपोर्ट के अंदर 1000/mm3। थ्रोम्बोसाइटोसिस कौन सी कंडीशन होते हैं जिनमें प्लेटलेट काउंट बढ़ जाते हैं? देयर इज एन इंक्रीज ऑफ प्लेटलेट्स इन्फेक्शन में इमीडिएटली आफ्टर सीवियर हेमोरेजिक, अगर कोई ब्लीडिंग हुई है आपको उस टाइम पे बढ़ जाता है, कोई सर्जरी करवाई है उस टाइम पे प्लेटलेट काउंट बढ़ जाते हैं। और हेमोलाइटिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया वो होती कंडीशन होती है जिसमें हमारे आरबीसी ऑटोमेटिक टूटने लग जाती है, उस कंडीशन में हेमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? एक्यूट लुकेमिया, कोई भी किसी तरह के कैंसर है, अप्लास्टिक एनीमिया है, मल्टीपल माइलोमा है, सेलेक्टिव मेगाकार्योसाइट डिप्रेशन है। ठीक है, ये मेगाकार्योसाइट के अंदर जो सेल्स होते हैं उसके अंदर अगर कोई आप डिप्रेशन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लेटेट आपके नहीं बन पा रहे हैं प्रॉपरली, कोई ड्रग्स खा लिया आपने, कोई केमिकल रिएक्शन होगा या कोई वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, या स्प्लेनोमेगली जो स्प्लीन है वो बढ़ा हुआ है, तो ये कंडीशंस होते हैं इनके अंदर भी हमारा प्लेटलेट से कम मतलब लो हो जाते हैं हमारे, क्योंकि जो प्लेटलेट होते हैं वो डेथ होने के बाद वो स्प्लीन के अंदर ही चले जाती हैं। एमपीवी ये एक नया पैरामीटर्स होते हैं जो आजकल आपको हर रिपोर्ट के अंदर मिल जाएगा। मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, तो इज़ द एवरेज साइज ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। इसमें क्या होता है जो हमारे प्लेटलेट होते हैं उसके साइज़ के बारे में हमें एक एवरेज मिलती है कि हमारे जो प्लेटलेट हैं वो किस साइज़ के हैं। यानी कि अगर ये बढ़ के आ रहा है तो बड़े प्लेटलेट हैं, अगर ये कम बढ़ के प्लेटलेट आपकी नॉर्मल है बट एमपीवी बढ़ा हुआ है तो ये इसमें घबराने की बात नहीं होती है। इसका मतलब ये होगा आपकी जो प्लेटलेट्स हैं ब्लड के अंदर वो बड़े साइज के प्लेटलेट्स हैं, जॉइंट प्लेटलेट्स हैं, क्लम्प में हैं, इस तरह के आपको मिलेंगे। तो उस कंडीशंस में अगर मशीन रिजल्ट देती है तो उसको डॉक्टर क्या कहते हैं स्लाइड रिव्यू करते हैं, उसके स्लाइड को देखते हैं। स्लाइड को देखने के बाद डॉक्टर देखता है भाई इसके अंदर बड़े बड़े प्लेटलेट काउंट प्लेटलेट सेल्स हैं बड़े बड़े, तो वो उसके रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर देते हैं जॉइंट प्लेटलेट हैं। और प्लेटलेट के क्लम्प होंगे तो प्लेटलेट के क्लम्प भी उसके अंदर मेंशन कर देते हैं भाई इसके अंदर क्लम्प आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लम्प हैं। तो अगर आपके प्लेटलेट जैसी किसी किसी की 90,000 हैं तो डॉक्टर स्लाइड देखता है तो उसको 2 लाख कर देता है, 1.5 लाख कर देता है। उसके नीचे कमेंट में मेंशन कर देंगे आपके बड़े प्लेटलेट हैं, क्लम्प के अंदर बहुत ज़्यादा क्लम्प हैं, तो वो प्लेटलेट क्या होता है नॉर्मल कंडीशंस में आ जाते हैं उस टाइम पे। तो वो एमपीवी हमारा मेन वो होता है, एमपीवी हमारा प्लेटलेट के साइज को बताता है। यंगर प्लेटलेट आर लार्ज देन ओल्ड, जो पुराने प्लेटेड होते हैं उनके बजाय जो नए प्लेटेड होते हैं वो बड़े साइज में होते हैं। एक पीसीटी भी होता है, अक्सर रिपोर्ट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, मशीनों में मिल जाएगा आपको, मशीन का जो प्रिंट आउट होता है उसके अंदर पीसीटी, ठीक है, प्लेटलेट हेमेटोक्रेट करके होता है ये प्लेटेट क्रेट होता है इसका। इसमें क्या होता है प्लेटलेट उसको मल्टीप्लाई करते एमपीवी से, उसको डिवाइड करते 10,000 से, ये कैलकुलेट करता है, कैलकुलेशन करनी होती है। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है ये 0.22 से 0.24% होती है। ये हमारे एनालाइजर होते हैं यानी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, एक 3 पार्ट होता है, एक 5 पार्ट होता है। 3 पार्ट होता है उसके अंदर जो डीएलसी होती है उसके अंदर हमारे मोनोसाइट, बेसोफिल और इस्नोफिल काउंट नहीं आते, सिर्फ न्यूट्रोफिल देती है वो, और लैम्फोसाइट देती है और मिक्स करके देती है। तो मिक्स के अंदर हमारे बेसोफिल, इस्नोफिल, ठीक है, ये मिक्स होते हैं उसके अंदर, मोनोसाइट, ये तीनों चीज़ें उसके अंदर मिक्स होती हैं। बाकी सभी पैरामीटर्स की रिपोर्टिंग करती है ये, ठीक है। तो ये 6 मैक्स के हैं। मैं यहाँ पे किसी मशीन किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ मशीनें दिखा रहा हूँ कि इस तरह की मशीनें होती हैं, इनमें सैंपल चलाए जाते हैं, इनके अंदर कंट्रोल चलाए जाते हैं, कंट्रोल सही होने के बाद ही आपके पेशेंट के सैंपल इसमें रन किए जाते हैं।
तो ये हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। तो छोटी मशीन होती है जहाँ पे कम सैंपल होते हैं वहाँ पे छोटी यूज़ करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा वर्कलोड होता है वहाँ पे बड़ी मशीन यूज़ करते हैं। इसके बाद ये आते हैं हमारे 5 पार्ट। 5 पार्ट यानी कि 5 पार्ट की मशीनें होती हैं। इनके अंदर क्या होता है, कुछ ज़्यादा स्पेशल्स होती हैं, इनकी टेस्ट स्पीड ज़्यादा होती है रन करने की, ठीक है। और कुछ ऑटोमेटिक काम करती हैं अपने आप। अगर आपने एक रैक में 10 सैंपल लगा के 100 सैंपल आपने एक साथ मशीन में डाल दी, मशीन ऑटोमेटिक चलाती रहेगी, प्रिंट आउट निकलते रहेंगे आपके, और आप उनको बैठे बैठे सिस्टम पे चेक करते रहते हैं कि आपके प्रिंट आउट इस बार कोड के अकॉर्डिंग वो अपने आप चलाती रहती है, मिक्स भी अपने आप करती हैं। तो ये मशीनें 5 पार्ट मशीनें होती हैं। ये अपना काम खुद करती हैं, आपने बस रैक में सैंपल डालने हैं, मशीन में प्रॉपर्ली क्वांटिटी देख के, अगर कम क्वांटिटी होगी तो भी अलार्म दे देती हैं भाई सैंपल क्वांटिटी कम है, क्लोट है, तो भी वो बता देती हैं। इनके अंदर आपका कंप्लीट सीबीसी आ जाता है। न्यूट्रोफिल अलग से आएगा, इसोफिल अलग से आएगा, बेसोफिल अलग से आएगा, और इम्यूचर सेल्स होते हैं उनके बारे में बता देती हैं। न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है उसके बारे में भी मशीनें बता देती हैं। मलेरिया होती है उसके बारे में बता देती हैं। तो ये फुली ऑटोमेटेड एनालाइजर्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बताया मैंने, यहाँ पे किसी कंपनी का किसी का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं। ये उनका प्रिंट आउट होता है, इस तरह के प्रिंट आउट आते हैं। इस तरह के जो प्रिंट आउट आते हैं, इन प्रिंट आउट्स के अंदर देखिए ये फ्लैग होते हैं, आरबीसी, प्लेटलेट और बेसोफिल, इनके चार्ट वो होते हैं, इनके ग्राफ होते हैं। और यहाँ पे जो आपको एच भी दिख रहा होगा, आरबीसी, प्लेटलेट्स, पीएलटी, ये प्लेटलेट होते हैं। इस तरह से डब्ल्यूबीसी, ये सब इसके वो होते हैं, यहाँ पे रिजल्ट्स होते हैं। और ये जो फ्लैग होते हैं, इन फ्लैग्स को देखना होता है टेक्नीशियंस को, किस तरह के ग्राफ दे रही है मशीन, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग उसको वैलिडेट करते हैं रिजल्ट्स को। और राइट साइड में आप देख रहे होंगे फ्लैग, ये फ्लैग में वहाँ पे मशीन आपको दिखा देगी न्यूट्रोफिल कम है, बेसोफिल ज़्यादा है, या प्लेटलेट के क्लम्प आ रहे हैं, या डब्ल्यूबीसी कैसी आ रही है। यहाँ पे आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा। जहाँ पे ये प्लेटलेट लिखा हुआ है वहाँ पे देखिए आप फ्लैग लगा होगा एक, और एक लो लिख रहा है। अगर हाई है तो वहाँ पे एच लिख के आ जाएगा, लो है वहाँ पे तो एल लिख के आ जाता है। इस तरह से आते हैं और ये मशीन पूरा ग्राफ दे देती है इनके अंदर, ठीक है। तो ये ग्राफ देने के बाद उसको टेक्नीशियन होते हैं वो वैलिडेट करते हैं। अगर एबनॉर्मल होती है स्लाइड देखें, प्लेटेड किसी का कम होता है तो वो उसको डॉक्टर को स्लाइड दिखाते हैं, स्लाइड रिव्यू करते हैं। स्लाइड रिव्यू होने के बाद फिर वो उसको डॉक्टर वैलिडेट करते हैं, और उसके अंदर वो मेंशन कर देते हैं कि भाई इन्होंने प्लेटेड के कैसे दिखे हैं, डब्ल्यूबीसी कैसी है, कोई कैंसर का सेल दिख रहा है नहीं दिख रहा है डब्ल्यूबीसी के अंदर, मलेरिया, वो सब उसके अंदर वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी सीबीसी की रिपोर्ट है ये। तो सीबीसी में आपको डब्ल्यूबीसी, एचबी, एचसीटी, एमसीबी, एमसीएच कंप्लीट इसके अंदर लिखा हुआ है आपका ये। उनकी नॉर्मल रेंज भी लिखी हुई है, देखिए उनके आगे हाई लो सब कुछ लिख के आ रहा है। तो कुछ ये ऐसी इंडिकेट्स होते हैं हाई लो के, यहाँ जो टेस्ट रिजल्ट है इसके नीचे वैल्यू होती है उसके सामने आ जाती है, रेफरेंस रेंज इसकी नॉर्मल रेंज होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इस पेज में आप देखिए प्लेटलेट कमेंट, नीचे नीचे देखिए प्लेटलेट में देखिए इन्होंने दिखा रखा था स्कैनिंग ऑफ द प्लेट ब्लड स्मेयर रिव्यूड एडिक्यूट प्लेटलेट नंबर है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि जो ये प्लेटलेट कमेंट है स्कैनिंग की थी उसके अंदर ये प्लेटलेट की जो स्लाइड देखी गई है, प्लेटलेट को रिव्यू किया गया, उसके अंदर क्लम्प दिखे हमें, एडिक्यूट प्लेटलेट नंबर, इनकी जो प्लेटलेट है वो एडिक्यूट है, पर्याप्त मात्रा में है, नॉर्मल रेंज में है। तो ड्यू टू क्लम्पिंग एंड लार्ज प्लेटलेट द ऑटोमेटेड प्लेटलेट नंबर कैन नॉट बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड। तो रिमार्क द स्लाइड रिव्यू माइक्रोस्कोपिकली डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, मॉर्फोलॉजी पे नॉर्मल, ठीक है। तो अगर कोई भी क्लम्प दिखता है, कुछ भी दिखता है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी एबनॉर्मल होंगी, तो वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं स्लाइड का रिव्यू करते हैं, यानी कि डॉक्टर स्लाइड देखता है उसके बाद उनको वैलिडेट करते हैं। यहाँ पे एक रिपोर्ट और भी है, देखो हेमेटोक्रिट है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, एमसीबी, एमसीएच, सीआरडी, डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल, सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल है, बैंड न्यूट्रोफिल है। कुछ लेबोरेटरी ऐसी होती है जो मेंशन कर देती है आपका सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल है या बैंड फॉर्म का है, कौन सा न्यूट्रोफिल है, अलग अलग होती है। एमपीवी भी है यहाँ पे देखिए ये। तो ये जो के लिखा है ये 1000 होता है, ये यूनिट्स होती हैं, ठीक है जी। रेंज है और उसका यूनिट है, तो यूनिट हर लैब के अलग अलग मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मिलता इन सब चीज़ों में। नॉर्मल रेंज में और आपको यूनिट में कहीं पे थोड़ा बहुत फ़र्क मिलेगा, ज़्यादा फर्क नहीं होता किसी चीज़ में।
ठीक है। तो ये सब देखो उन्होंने यहाँ पे बता भी रखा, जो रिजल्ट है इस रिजल्ट के सामने जो पेशेंट रिजल्ट है उसका एल लिख के आ रहा है, एच लिख के आ रहा है, एल लिख के आ रहा है। ऐसे हमारा प्लेटलेट 54,000 लिख के आ रहा है, उसका आगे लो लिख के आ रहा है, यानी कि 54,000 प्लेटलेट है ये किसी पेशेंट की। ठीक है। तो ऐसे में डॉक्टर स्लाइड देखते हैं, उन स्लाइडों में मेंशन करते हैं, मतलब एक क्लम्प भी है, जॉइंट प्लेटलेट है, स्मॉल प्लेटलेट है, कितने क्लम्प दिख रहे हैं, किस तरह की प्लेटलेट दिख रही है, तो वो प्रॉपर्ली उसके अंदर मेंशन कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखा एमपीवी भी इसका 7.9 आ रहा है, यानी कि ज़्यादा बड़े साइज की प्लेटलेट नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पर भी नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे दे रखी मैंने, ये परसेंटेज के हिसाब से मेल फीमेल के अंदर सबकी अलग अलग होती है, हर किसी की वैल्यू अलग होती है। देखो बच्चे के अंदर अलग मिलेगी नॉर्मल एज, अडल्ट में अलग मिलती है, अडल्ट यानी कि 14-15 साल का जो हो जाता है उसके बाद ब्याह। ठीक है। फीमेल के अंदर अलग 70 साल का व्यक्ति होगा उसकी नॉर्मल एज अलग मिलेगी आपको, छोटा बच्चा उसकी नॉर्मल एज अलग मिलेगी आपको, फीमेल बच्चा उसकी अलग मिलेगी, मेल बच्चा उसकी अलग मिलेगी, हर किसी की आपको नॉर्मल एज अलग अलग मिलती है। यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग हर पैरामीटर से सेट होता है, एज के अकॉर्डिंग से। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ठीक है, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है आरडी मेडिकल साइंस के नाम से, यूट्यूब पे है। और पीडीएफ और पीपीटी के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम पे मैं डेली रात को 9 बजे 10 से 15 ऐसे क्वेश्चंस डालता हूँ जो लेबोरेटरी से जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नए नए डिपार्टमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं अपलोड करता रहता हूँ डेली रात को 9 बजे। तो वो क्विज भी आप कर सकते हो, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, वो तो आपके नॉलेज के लिए होती हैं। अगर आप अच्छे कितने क्वेश्चन के आप आंसर दे पा रहे हैं डेली डेली, तो उसी के हिसाब जो बच्चे विनर्स होते हैं उनका रिजल्ट उनको मिल जाता है भाई कितने कितने क्वेश्चन किसी बच्चे ने किए हैं। ठीक है। तो ये आप फेसबुक पे पेज है आरडी मेडिकल साइंस के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों फेसबुक का ग्रुप भी है आरडी मेडिकल विद लैब टेक्नोलॉजी विद आरडी मेडिकल साइंस के नाम से ग्रुप है। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जितने भी सोशल मीडिया लिंक हैं उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितनी भी वीडियो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उन सब का। और हर सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो डेली अपलोड हो रखी है, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं सर्च मार के। ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ अपने दोस्तों में, फ्रेंड ग्रुप में, सर्कल में, व्हाट्सअप वगैरह पे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी आपका मन में कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई बीमारी से रिलेटेड है कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। उससे जैसा भी टाइम मिलेगा मैं आपको उसके बारे में भी सेपरेटली वीडियो बना के अपलोड करता रहता हूँ। काफ़ी फ्रेंड्स कमेंट करते हैं, कोई किसी बीमारी से रिलेटेड होती है, कोई टेस्ट स्पेशल टेस्ट होता है समझ में नहीं आते हैं, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए। कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं दोस्तों आप गाइस। थैंक यू।